नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सभी भाई, सभी बहन, सभी गृहिणियों को मेरा जय हिंद। और आज हम लेके आए हैं यूपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पढ़ेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि ये प्रश्न जो शायद अभी तक आपने नहीं पढ़े थे और परीक्षा में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इनको आप देखिए और अच्छे से इनको रिमेंबर कर लीजिए, क्योंकि आपका परीक्षा जो है लेखपाल का हो या अन्य परीक्षा हैं यूपी SSC की, उनके लिए आप तैयारी कर लीजिए। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं और झकाझक इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश में सराय नाहर राय, मोरना पहाड़, लोक कहिया, महादेवा के प्राचीन स्थल किस युग के हैं? तो दोस्तों, ये है मेसोलिथिक युग के। तो ये आयु नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए? मेसोलिथिक युग के जो है ये हैं। क्या क्या है फिर से पढ़ते हैं। सराय नाहर राय, मोरना पहाड़, लोक कहिया, महादेवा के प्राचीन स्थल, तो मेसोलिथिक युग के हैं। विश्व में चावल का सबसे पुराना प्रमाण उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाण स्थल से मिला है? पहली बात तो दोस्तों कि विश्व का सबसे पुराना चावल का प्रमाण मिला है और ये उत्तर प्रदेश में मिला है। और तीसरी बात, ये नवपाषाण स्थल से मिला है। ये तीनों प्रश्न इंपोर्टेंट है। तो एक कोल्डी हवा से मिली है। कहाँ से मिली? कोल्डी हवा से। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा नवपाषाण स्थल पॉटरी के उपयोग का सबसे पहला प्रमाण प्रदान करता है? तो ये पॉटरी के उपयोग का, यानी कि चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं, मिट्टी के बर्तन बनते हैं, उन सब का जो उपयोग होता था, तो वह कहाँ से प्रमाण मिला है? और दोस्तों, नवपाषाण स्थल की बात कर रहा है तो चौपनी मंडो से मिला है। कहाँ से मिला है? चौपनी मंडो से। मैं बताता हूँ, इस वीडियो में से आपको प्रश्न जरूर परीक्षा में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऐसे प्रश्न हैं जिनको हम छोड़ देते हैं, लेकिन वही प्रश्न परीक्षा में आपके आ जाते हैं। आगे चलते हैं। जैसे प्रश्न है, किस पुरातत्व स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा माना जाता है? तो इसमें जो है पूर्वी सीमा है मेरठ में आलमगीरपुर। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा जो है वो है आलमगीरपुर। अगला प्रश्न है, प्रदेश के हड़प्पा स्थल से बड़ी संख्या में सोने की कलाकृतियां मिली हैं। तो सोने की कलाकृतियां कहाँ से मिली हैं? तो ये मंडी से मिली हैं, और जो कि ये मुजफ्फरनगर जिला में जो है पड़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। सोने की कलाकृतियां मिली हैं मंडी मुजफ्फरनगर से। आगे चलते हैं। देर हड़प्पा युग का सबसे बड़ा नेक्रोपोलिस स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा नेक्रोपोलिस स्थल जो है ये सादिकपुर सिनौली है। दोस्तों, अब ये जो यूपी जीके का जो क्रम है, इसमें रोज़ आपको एक वीडियो मिलती रहेगी। तो जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो यूपी जीके का भी रोज़ एक वीडियो आपको मिलता रहेगा और धड़ाधड़ हमारे साथ में बने रहिए अपनी बेहतर तैयारी के लिए। तो सबसे बड़ा जो नेक्रोपोलिस स्थल जो है वो सादिकपुर सिनौली में मिला है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान से एक कब्र में 3 मानव कंकाल बरामद हुए हैं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, बहुत पूछे जाते हैं। एक कब्र से 3 मानव कंकाल। तो प्रतापगढ़ जिले में एक दमदमा नाम की जगह है। तो प्रतापगढ़ जिले में जो दमदमा नाम की जगह है, ये यहाँ से एक ही कब्र में 3 मानव कंकालों के जो सब बरामद हुए हैं। ऐसी उत्तर प्रदेश की जीके जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों से जो बिल्कुल संकलित है। गौतम बुद्ध ने अपने उद्बोधन के बाद अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे वैशाली में दिए थे। गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था और मृत्यु इनकी कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध ने, क्योंकि मैं गौतम बुद्ध नगर से आता हूँ, इस वजह से ये गौतम बुद्ध देख के नगर जोड़ने का इच्छा करता है। चलिए, क्योंकि रोजाना इसका नाम हम लेते रहते हैं। तो गौतम बुद्ध ने, तो महात्मा गौतम बुद्ध की बात करते हैं। 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण किस स्थान पर प्राप्त किया? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो ये कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपने अधिकांश वर्षव यानी वर्षा ऋतु कहाँ बिताए? तो जो ज़्यादातर जो इन्होंने अपने वर्षा ऋतु बिताए वो कौशल में श्रावस्ती में बिताए। कौशल में श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक वर्षा ऋतु बिताए। महाजनपद वत्स की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी।
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यूपी के एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं तो डेफिनेटली ये प्रश्न आते हैं। वैसे तो ये प्रश्न चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे रेलवे का दे रहे हो, सभी जो एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन क्योंकि यूपी से संबंधित है तो खास तौर से इम्पोर्टेंट है। तो जो महाजनपद वत्स की जो राजधानी थी वो क्या थी? कौशाम्बी थी। अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया, तो ये कहाँ का स्तंभ था? तो किस अशोक के स्तंभ को? ये सारनाथ का जो सिंह स्तंभ था उसको हमने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। आगे चलते हैं। कुषाण शासक कनिष्क की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो दूसरी जो राजधानी थी वो मथुरा थी। इलाहाबाद के शासक शिलालेख पर किन शासकों का उल्लेख है? तो इलाहाबाद के जो शासक शिलालेख हैं उनमें कौन कौन से शासक मिलते हैं? तो अशोक मौर्य मिलते हैं, समुद्रगुप्त मिलते हैं और जहांगीर। अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर तीनों के ही शिलालेख मिलते हैं। फिर से रिपीट कीजिए, अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर। चंद्रगुप्त द्वितीय तक गुप्त वंशावली का उल्लेख किस गुप्त अभिलेख में मिलता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय तक का जो लेखा जोखा है और ये मिलता है दोस्तों मथुरा स्तंभ लेख में। मथुरा में चंद्रगुप्त द्वितीय तक की वंशावली मिलती है। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ शिलालेख किस स्थान पर है? तो स्कंदगुप्त का जो भीतरी स्तंभ है वो गाजीपुर जिला में है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है गाजीपुर। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ शिलालेख कहाँ पे है? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। क्योंकि हम स्पीड भी बहुत स्लो लेके चल रहे हैं और मुझे आशा है पूरी कि आपकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा। किस गुप्त युग का, और दोस्तों मुझे लगता है कि आपने ये प्रश्न पहले देखे भी नहीं होंगे और ये अनछुए प्रश्न आज आपकी आंखों के सामने आ ही गए, और वैसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इनको पक्का कर लीजिए। किस गुप्त युग का शिखर भारत की नागर शैली मंदिर वास्तुकला की एक मानक विशेषता बन गया? तो ये जो गुप्त युग का जो शिखर था, ये नागर शैली में जो बना हुआ मंदिर है, ये कानपुर में भीतरगांव में स्थित है दोस्तों। कानपुर में भीतरगांव में स्थित है, नागर शैली का मंदिर है और ये गुप्त युग का है। कहाँ पे है? कानपुर के भीतरगांव मंदिर जो है। हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय के प्रचार के लिए एक सभा का आयोजन किया? तो बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय के प्रचार के लिए इन्होंने जो सभा बुलाई थी? तो ये महायान संप्रदाय से जो संबंधित सभा थी दोस्तों। हर्षवर्धन ने जो बौद्ध संगीति जो की थी उसमें जो महायान संप्रदाय के लोग इकट्ठे हुए थे। हर्षवर्धन ने अपने धन का दान करने के लिए हर 5 साल में एक सभा का आयोजन कहाँ किया? तो प्रयाग में किया। प्रयाग में आज भी महाकुंभ लगता है। कन्नौज में किस पाल शासक ने एक भव्य दरबार का आयोजन किया है? तो कन्नौज में जो है धर्मपाल ने एक भव्य दरबार का आयोजन किया। कहाँ पे? कन्नौज में। आगे चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि यूपी के जो इतिहास से रिलेटेड है। महमूद गजनी ने किस वर्ष मथुरा के मंदिर को लूटा? ये भी बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। 1017-18 ईस्वी में महमूद गजनी ने मथुरा को लूटा। वर्ष 1194 के चंदावर के युद्ध में कौन विजयी हुआ? देखिए दोस्तों, 2 सवाल हो गए कि चंदावर का युद्ध जो हुआ था वो वर्ष 1194 में हुआ था। उसके बाद में किस किस के बीच हुआ था? तो मोहम्मद गोरी और जयचंद के साथ में हुआ था। तो मोहम्मद गोरी ने जो ये गहड़वाल शासक थे जयचंद को हरा दिया था। और इससे पहले आपको पता होगा वर्ष 1991 में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, और वर्ष 1192 में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। तो प्रथम युद्ध में तो मोहम्मद गोरी हार गया था पृथ्वीराज चौहान जी से, और दूसरे जो युद्ध हुआ था 1192 में तराइन का, उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सिंहासन पर चढ़ने के पहले इल्तुतमिश किस स्थान का गवर्नर था? तो ये बदायूं का गवर्नर हुआ करता था, और इल्तुतमिश फिर बाद में दिल्ली का शासक बना, और इसकी लड़की थी रजिया सुल्तान। भारत की सबसे पहली सुल्तान थी, सबसे पहली महिला शासका थी रजिया सुल्तान। दिल्ली के किस शासक ने आगरा की स्थापना की और इसे अपने राज्य की राजधानी बनाया? तो ये सिकंदर लोदी ने किया। आगरा का स्थापना
इसको अपनी राजधानी बनाई। आगरा का पहले स्थापना किया, उसके बाद में इसको अपनी राजधानी बनाया सिकंदर लोदी ने। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि आगरा नगर किसने बसाया। बहलोल लोदी के साथ 4 साल की शांति संधि पर हस्ताक्षर करने वाला जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो बहलोल लोदी के साथ में जो 4 साल की शांति संधि की थी और ये जौनपुर का राजा था, तो ये हुसैन शाह था। हुसैन शाह ने बहलोल लोदी से जो है शांति वार्ता की थी। वह कौन सी निर्णायक लड़ाई थी जिसमें हुमायूं शेरशाह सूरी के हाथों पूरी तरह से हार गया था। हुमायूं दोस्तों पूरे जीवन भर दुखी रहा, वह भागता ही रहा और भागते भागते ही उसकी मृत्यु भी हुई। तो ये 1540 ईस्वी की बात है। ये बिलग्राम यानी कि कन्नौज का युद्ध की बात थी। तो बिलग्राम का युद्ध का प्रश्न भी पूछा जाता है, तो 1540 ईस्वी में हुआ था। बिलग्राम कन्नौज का ही नाम था। तो इसमें जो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था पूरी तरह से। 1540 बिलग्राम का युद्ध हुआ, यानी कि कन्नौज का युद्ध। किस किस का हुआ? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। अगला, फतेहपुर सीकरी और आगरा का किला किस मुगल शासक द्वारा बनवाया गया। तो ये अकबर के द्वारा बनवाया गया। और बुलंद दरवाजा बनवाया गया था अकबर के द्वारा, वो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। बीरबल का रंग महल किस में पाया जाता है। तो बीरबल का रंग महल जो है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये कालपी जालौन में पाया जाता है। बीरबल का रंग महल कालपी जालौन में, उत्तर प्रदेश का जिला है जालौन। बीरबल का रंग महल कालपी जालौन। किस मुगल सम्राट ने सिकंदरा में अकबर का मकबरा पूरा किया। किस मुगल सम्राट ने सिकंदरा में अकबर का मकबरा पूरा किया। तो अकबर का जो मकबरा था वो अधूरा रह गया था, तो 1613 में जहांगीर ने उसको पूरा करवा दिया। मुगल काल के दौरान लखनऊ में स्थित मदरसा ने मुस्लिम न्यायशास्त्र के अध्ययन में विशेषज्ञता हासिल की। तो कौन से में? तो ये जो है करंगी महल मदरसा था। इसमें जो है मुस्लिम न्यायशास्त्र का अध्ययन किया। करंगी महल मदरसा लखनऊ। जाजों की लड़ाई किन 2 मुगल राजकुमारों के बीच लड़ी थी। तो बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम, जबकि इसमें जो मोहम्मद आजम हार गया था, तो बहादुर शाह प्रथम जो जीत गया था। तो जाजों की लड़ाई हुई थी बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम के बीच। बाद के मुगल युग में अवध के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक कौन थे। तो बाद के मुगल युग में जो अवध के स्वतंत्र संस्थापक थे वो सआदत खान थे। अवध के जो संस्थापक कौन थे? सआदत खान। बाणभट्ट के किसी भी 2 काम का उल्लेख करो। तो एक देखिए, इन्होंने जो है एक तो कादम्बरी लिखी, दूसरी हर्षचरित लिखी। आगे कहा जाता है कि प्रसिद्ध मध्यकालीन युग के फारसी कवि ने खादी बोली का आविष्कार किया। देखिए दोस्तों, ये खादी नहीं है, ये खड़ी बोली है। तो जो खड़ी बोली का जो आविष्कार किया था वो अमीर खुसरो ने किया था। और खुसरो जो था ये तबला वादक और सितार वादक था। और जन्म हुआ था इनका एटा में, एटा मैनपुरी। अकबरनामा के लेखक जो अबुल फजल, बहुत आसान सवाल है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे और ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक। भारतीय संविधान आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो ये मोतीलाल नेहरू थे। प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी व्यक्तित्व हैं, चाहे घटनाएं हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। मंगल पांडे को कब फांसी दी गई। तो दोस्तों ये 8 अप्रैल 1857 को जो है मंगल पांडे जी को फांसी दी गई। इलाहाबाद की संधि पर 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच किस लड़ाई के बाद हस्ताक्षर किए गए थे। तो बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में, तो उसमें इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। तो शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में इसमें जो शांति संधि की गई थी। आगे फैजाबाद की संधि 1775 हस्ताक्षर करके बनारस पर ब्रिटिश आधिपत्य को किसने स्वीकार किया। तो आसफ उद्दौला ने। फैजाबाद की संधि 1775 में हस्ताक्षर करके और ब्रिटिशों के अधीन हो गया था आसफ उद्दौला। 10 मई 1857 को छावनी के
भारतीय सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और दिल्ली की ओर कूच करने लगे। तो कहाँ से? मेरठ की छावनी से। 10 मई को कहाँ की तरफ कूच किया था? मेरठ। 1866-67 में सहारनपुर के देवबंद आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो मोहम्मद कासिम बनोटवी और रशीद अहमद गंगोई ने की थी। 1866-67 में सहारनपुर के जो देवबंद आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद कासिम बनोटवी और रशीद अहमद गंगोही ने। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो लियाकत अली खान ने इलाहाबाद से जो है। आगे प्रश्न है, बहावी आंदोलन किसने शुरू किया? तो सर ये सैयद अहमद बरेलवी था। जो वहाबी आंदोलन शुरू किया था ये सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। राधा स्वामी सत्संग कहाँ से शुरू हुआ? तो ये स्वामी नहीं, ये स्वामी है दोस्तों। राधा स्वामी सत्संग, तो राधा स्वामी सत्संग जो शुरू हुआ है आगरा में 1861 में जो शुरू हुआ था। राधा स्वामी सत्संग आगरा से 1861 में, और शिवदयाल साहा ने इसको शुरू किया था। शिवदयाल साहा राधा स्वामी सत्संग 1861। कांग्रेस सत्र का पहला गैर भारतीय प्रमुख था, ये जॉर्ज यूले था। इलाहाबाद कांग्रेस सत्र में 1888 की बात है। तो जॉर्ज यूले जो था ये गैर भारतीय जो है अध्यक्ष बनाया गया था। आगे प्रश्न है, किस कांग्रेस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी के साथ आए एकजुट हो गए? तो 1916 में जो उदारवादी और उग्रवादी दोनों एक साथ आए, और लखनऊ में ये सत्र 1916 का हुआ था। सरोजनी नायडू किस कांग्रेस अधिवेशन में वार्षिक बैठक की अध्यक्ष करने वाली पहली महिला बनी? तो एक कानपुर सत्र में 1925 में। तो ये प्रश्न भी यूपी से संबंधित ही हो गया दोस्तों, और ये लखनऊ से संबंधित हो गया था। तो कहीं ना कहीं यूपी से ही संबंधित सारे प्रश्न हैं। तो सरोजनी नायडू हमारी जो पहली महिला राज्यपाल भी रही हैं। तो ये कानपुर सत्र 1925 में जो है कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। आगे प्रश्न है, 1946 में कांग्रेस के मेरठ सत्र के वार्षिक सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो जेबी कृपलानी ने की थी 1946 में, मेरठ में जो अध्यक्ष था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना जो की थी वो 1875 में की थी सैयद अहमद खान ने। 1923 में स्वराज पार्टी का संस्थापक था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। भारत के ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला जो गवर्नर कौन था? तो सरोजनी नायडू थी। और लाल बहादुर शास्त्री की जन्मस्थली बताइए? तो मुगल सराय के थे लाल बहादुर शास्त्री। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कौन सी क्षेत्रीय भाषा राज्य में सबसे कम जनसंख्या द्वारा बोली जाती है? तो बघेली बहुत ही कम लोग बोलते हैं। कौन सी क्षेत्रीय भाषा अधिकतम जनसंख्या द्वारा बोली जाती है? तो भोजपुरी सर्वाधिक बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच एकता को चिन्हित करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो ये आगरा का सुलहकुल महोत्सव। लठमार होली कहाँ की जाती है? तो मथुरा के पास बरसाने में, और नंदगांव में। दोनों ही जगह लठ बजाया जाता है अच्छे से। किस मंदिर को भारत का एकमात्र मंदिर कहा जाता है जो पूरी तरह से राधा को समर्पित है? तो बरसाने में राधा रानी मंदिर जो है वह केवल पूरी तरह से राधा मैया को समर्पित है। तानसेन के गुरु कौन थे? तो स्वामी हरिदास जो थे ये तानसेन के गुरु थे। शास्त्रीय नृत्य के किस घराने स्कूलों में कथक की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई? तो लखनऊ घराने और बनारस घराने में जो है शास्त्रीय नृत्य कथक की उत्पत्ति हुई। शास्त्रीय नृत्य जो कथक है ये लखनऊ के घराने और बनारस के घराने में पैदा हुआ। होली मनाए जाने के 2 दिन बाद दादाजी का हुरंगा किस रंग का सजा हुआ त्यौहार है? तो दादाजी का हुरंगा बलदेव का उत्तर प्रदेश में जो मनाया जाने वाला त्यौहार है। लखनऊ में भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना किसने की? तो विष्णु नारायण भातखंडे ने की। लखनऊ में भातखंडे संगीत संस्थान की विष्णु नारायण भातखंडे ने की। उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है नौटंकी। समझे दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करो, नौटंकी ना करो, समझे। देश का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला लगता है बलिया जिले में, दादरी पशु मेला। और पहला कौन सा है? हरिहर का मेला या सोनपुर का मेला, पशु मेला। आगे, मानसून के दौरान भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए कृषि
पृष्ठभूमि के लड़कों और लड़कियों द्वारा कौन से जो है नृत्य किया जाता है? तो सरारा नृत्य किया जाता है। इंद्र भगवान को खुश करने के लिए सरारा नृत्य किया जाता है। कैसे करते हैं? सरारा सरारा। अर्धकुंभ मेला और कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? तो अर्धकुंभ 6 वर्ष और महाकुंभ 12 वर्ष पर। उत्तर प्रदेश का अक्षांशी और अनुदैर्घ्य विस्तार का उल्लेख करें। तो इसमें जो है अक्षांशी तो है 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट तक, और देशांतर या अनुदैर्घ्य है 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 पूर्वी देशांतर के बीच है। तो 23-52 से 30-24 और 77-5 से 84-38 तक है। आगे चलते, उत्तर प्रदेश किन राज्यों के साथ अपनी सबसे लंबी और सबसे छोटी सीमा साझा करता है? तो मध्य प्रदेश के साथ में सबसे लंबी और हिमाचल प्रदेश के साथ में सबसे छोटी सीमा है। उत्तर प्रदेश के उन जिलों का नाम बताओ जो भारत नेपाल में आते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले हैं? देखिए कितने ज़िले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ज़िले हैं। क्या क्या नाम है? नंबर 1 है जो है महाराजगंज, नंबर 2 है सिद्धार्थ, नंबर 3 है पीलीभीत, सिद्धार्थ नगर है दूसरा, नंबर 3 पीलीभीत और नंबर 4 लखीमपुर खीरी और नंबर 5 बहराइच और नंबर 6 बलरामपुर और नंबर 7 जो है श्रावस्ती है। तो ये ज़िले जो है नेपाल से मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के उन 2 जिलों का नाम बताओ जो दिल्ली को छूते हैं। तो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। अपना प्यारा गौतम बुद्ध नगर और दोस्तों अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। सभी भाई, सभी बहन, सभी गृहिणियों से जो चैनल पर नए हैं उन सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपने 3 दोस्तों के साथ में धड़ाधड़ शेयर कर दीजिए। उत्तर प्रदेश कितने भौतिक आयामों में विभाजित है? तो ये 3 तरह के भौतिक क्षेत्र हैं। गंगा का मैदान है, भाबर तराई क्षेत्र है और दक्षिण का पठार है। उत्तर प्रदेश अपनी सीमाओं को कितने केंद्र राज्य शासित प्रदेशों और कितने राज्यों के साथ में जो है शेयर करता है? तो दोस्तों 9 राज्यों के साथ में जो है उत्तर प्रदेश की सीमा मिलती है, और जो केंद्र शासित प्रदेश है वह है दिल्ली। तो कुल कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश से हैं, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और दिल्ली, जिनमें से दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगर हम केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को भी लगा लेते हैं तो 9 हो जाएंगे, और केवल राज्य की बात करेंगे तो वो 8 राज्य हो जाएंगे। हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य के बीच सीमा कौन नदी निर्धारित करती है? तो दोस्तों यमुना करती है। बहुत ही आसान सवाल है। उत्तर प्रदेश के किन जिलों की सीमा राजस्थान से लगती है? तो आगरा और मथुरा की जो सीमा है वो राजस्थान से लगती है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है गोरखपुर में, और सबसे कम वर्षा जो होती है वो कहाँ होती है? ये जो है कमेंट बॉक्स में आप बताइए। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है? तो सोनभद्र जो है ये छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है। उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना कब की गई? तो 25 नवंबर 1974 को वन निगम की स्थापना की गई। 25 नवंबर 1974 इंपॉर्टेंट तिथि है। उत्तर प्रदेश में पहली वन नीति और दूसरी वन नीति कब घोषित की गई? तो पहली की गई थी 1952 में और दूसरी वन नीति 1998 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे अधिक वन है? तो सोनभद्र में सर्वाधिक वन है। उत्तर प्रदेश में पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया? तो चंदौली में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है स्थापित किया गया 1957 ईस्वी में। पहला चंदौली में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य 1957। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये लाख बही पक्षी अभ्यारण्य है, और दोस्तों ये कन्नौज में है। तो ये सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश का, लाख बही पक्षी अभ्यारण्य कन्नौज। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर में है। तो जो कन्नौज का है वो बड़ा है, लाख बही, और जो महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर का वो सबसे छोटा है। उत्तर प्रदेश में सबसे व्यापक मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा है और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और किन जिलों से निकलती है? तो दोस्तों जो गंगा जी हैं वो बिजनौर से प्रवेश करती हैं, और कहाँ से निकलती हैं? बलिया से निकलती हैं। इलाहाबाद में गंगा नदी में विलीन होने वाली 2 नदियां हैं, यमुना और सरस्वती। दोस्तों ये सरस्वती हैं क्योंकि टॉन्स तो जाके पटना में मिलती है गंगा नदी से, तो सरस्वती और यमुना जी हैं।
गंडक नदी के अन्य क्या नाम हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शालिग्राम है और नारायणी है। तो गंडक नदी के जो अन्य नाम है शालिग्राम और नारायणी है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत भारत की कुल जनसंख्या का कितना है? तो 16.51% आबादी भारत की जो है वह उत्तर प्रदेश में ही रहती है। और गंडक के दो नाम थे, नारायणी और शालिग्राम। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और दोस्तों जनसंख्या के क्षेत्र में हमारा यूपी नंबर 1 है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी का सबसे कम प्रतिशत है? तो अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश में सबसे कम प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो प्रयागराज। इलाहाबाद जो है, जिसका पहला नाम इलाहाबाद था और अब ये प्रयागराज है, तो इनकी जो जनसंख्या है वो क्या है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के हड़प्पा स्थल से तलवार, रथ, अन्य योद्धा वर्ग की वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। तो कहाँ से? सादिकपुर सिनौली से। हाथियों के विशेष जल विद्युत उपचार के लिए इंदा में हाथी के लिए पहला पानी क्लिनिक कहाँ खोला गया है? पानी क्लिनिक नहीं, ये पॉली क्लिनिक है दोस्तों। ये पॉली क्लिनिक खोला गया है मथुरा में। मथुरा में हाथियों के लिए जो है अस्पताल बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में बुद्ध विहार, शांति और स्मारक पार्क कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। इंपॉर्टेंट है। बुद्ध विहार कुशीनगर नहीं लगाना है, बुद्ध विहार जो है वो लखनऊ में है। बुद्ध विहार, शांति और स्मारक पार्क कहाँ पर है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में नाइट सफारी पार्क कहाँ है? तो ग्रेटर नोएडा में है। उत्तर प्रदेश में राम कथा और आर्ट गैलरी संग्रहालय कब स्थापित किया गया? तो ये 1988 में किया गया, अयोध्या में, राम कथा और आर्ट गैलरी। उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय ने अंबेडकर से संबंधित सभी प्रकार की सामग्रियों का संरक्षण किया है? तो ये अंबेडकर पुस्तकालय और संग्रहालय में सभी अंबेडकर से संबंधित सामग्रियों को इकट्ठा कर रखा है। भारत पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में कौन से शहर शामिल हैं? तो स्वर्ण त्रिभुज में आगरा, दिल्ली और जयपुर शामिल हैं। आगरा, दिल्ली और जयपुर। भारतीय घास का मैदान और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय घास का मैदान और चारा अनुसंधान संस्थान जो झांसी में है। झांसी में सबसे ज़्यादा घास और सबसे ज़्यादा चारा मिलता है, ऐसा आप याद कर सकते हैं, यहाँ पे है। अगला प्रश्न, भारत के भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से यूपी किस रैंक पर है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद यूपी जो चौथे स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहले पर राजस्थान है, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर यूपी है। उत्तर प्रदेश में भारत का 7.33% क्षेत्रफल है और 16.51 जनसंख्या है। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो है कंप्लीट कर लिया है। आशा है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस ये थे। और आपने यदि और वीडियोस जो अपलोड की गई हैं चैनल्स पे वो नहीं देखी हैं तो उनको भी आप देख लीजिए। और दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में इसी तरह से रोज़ाना यूपी के दंगल के लिए। और करंट अफेयर्स की रोज़ाना सीरीज चलती है, एक वीडियो आपको रोज़ मिलती है, उसको भी आप ज़रूर देखिए। यूपी की भी आपको रोज़ाना एक वीडियो मिलेगी, उसको भी आप ज़रूर देखिए। और साथ में आपको मिलती है एक मैराथन 2 से ढाई घंटे की या 1 घंटे की, उसमें आपके बहुत सारे प्रश्न एक ही वीडियो में कम समय में बहुत तगड़ी तैयारी। और दोस्तों MCQ फॉर्म में भी कुछ वीडियोस मैराथन अपलोड किए गए हैं, उनसे आप अपनी तैयारी का जायज़ा ले सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। सभी वीडियोस को आप देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइए। अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक मार दीजिए। लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। और दोस्तों सभी भाई बहन और गृहिणियों के माता पिता को मेरा जय हिंद। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।